प्राचीन भारत के इतिहास में ना एक कहानी है शक्ति की, एम्बिशन की और विजन की। ये कहानी है एक ऐसे एम्पायर की जिसने पहली बार भारत के एक बहुत बड़े हिस्से को एक झंडे के नीचे लाया। हम बात कर रहे हैं भारत के पहले महान साम्राज्य मगध की। तो चलिए आज इसके शानदार राइज और ड्रामेटिक फॉल की पूरी कहानी समझते हैं। तो देखिए, बात है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की। उस समय जैसा कि इस मैप पर दिख रहा है, भारत कोई एक देश नहीं था, बल्कि 16 बड़े बड़े राज्यों में बटा हुआ था। इन्हें कहते थे महाजनपद, मतलब महान राज्य। पर इन 16 में से एक था जो बाकियों से कई आगे निकलने वाला था, और वो था मगध। अब मगध की ये पूरी कहानी जो है ना, इसे हम 4 मेन डायनेस्टीज के थ्रू समझेंगे: हर्यक, शिशुनाग, नंद और फिर मौर्य। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले वंश से, वो वंश जिसने इस ग्रेट एम्पायर की नींव रखी, हर्यक वंश। 52 साल, 52 ईयर्स। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, सोचिए, ये वो मजबूत फाउंडेशन है जिस पर भारत का पहला साम्राज्य खड़ा होने वाला था। इतने लंबे समय तक हर्यक वंश के फाउंडर बिंबिसार ने मगध पर राज किया और एक तरह से स्टेबिलिटी की मिसाल कायम कर दी। बिंबिसार का असली जीनियस पता है कहाँ था? सिर्फ लड़ाई के मैदान में नहीं, बल्कि उनकी डिप्लोमेसी में। उन्हें ये बात समझ आ गई थी कि एम्पायर सिर्फ तलवार के दम पर नहीं बनते। हाँ, उन्होंने अंग महाजनपद को तो जीता, बिल्कुल जीता, पर साथ ही 3 बहुत ही क्लेवर मैट्रिमोनियल अलायंसेस भी की, मतलब शादियां। यहां मैप पर देखिए, कोसल, वैशाली और मद्र, इन पावरफुल किंगडम्स में शादी करके उन्होंने अपने दुश्मनों को दोस्त बना लिया। और तो और दहेज में काशी जैसा इंपॉर्टेंट एरिया भी हासिल कर लिया। सच कहूं तो ये उस जमाने का एक मास्टर स्ट्रोक था। अच्छा, बिंबिसार के बाद आए उनके सक्सेसर उदयन, और इन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने मगध का फ्यूचर ही तय कर दिया। उन्होंने कैपिटल सिटी को शिफ्ट कर दिया पाटलिपुत्र में। अब पाटलिपुत्र कोई आम शहर नहीं था। आप देखिए, ये गंगा, गंडक और सोन 3-3 नदियों से घिरा था। एक तरह का नेचुरल वाटर फोर्ट या जल दुर्ग था ये, जिसे जीतना वेल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। लेकिन कहते हैं ना, हर अच्छी चीज का अंत होता है। उदयन के बाद जो राजा आए, जैसे अनिरुद्ध, मुंड और नागदशक, वो उतने केपेबल नहीं थे। वो इस बड़ी विरासत को संभाल नहीं पाए, और फिर हुआ ये कि जो आखिरी राजा थे नागदशक, उनको उन्हीं के मंत्री शिशुनाग ने गद्दी से हटा दिया। और बस यहीं पर हर्यक वंश का दी एंड हो गया। हर्यक वंश तो खत्म हो गया, पर मगध की कहानी नहीं। इसके बाद मगध की कमान आई 2 और डायनेस्टीज के हाथ में, और इन्होंने सत्ता को सिर्फ मजबूत ही नहीं किया, बल्कि एम्पायर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। तो अब स्टेज पर एंट्री होती है शिशुनाग वंश की। इसके फाउंडर शिशुनाग ने एक बहुत बड़ा काम किया। उन्होंने मगध के सबसे पुराने दुश्मन पावरफुल अवंती राज्य को हरा दिया। ये एक बड़ी जीत थी। फिर इनके बाद आए कालाशोक। इनके टाइम में एक बहुत इंपॉर्टेंट कल्चरल इवेंट हुआ। वैशाली में दूसरी बुद्धिस्ट काउंसिल रखी गई। इस काउंसिल ने बुद्धिज्म के फ्यूचर को शेप करने में बड़ा रोल निभाया। शिशुनाग वंश के बाद मगध की पावर गई नंद वंश के हाथों में, और इनके आते ही साम्राज्य अपने पहले पीक पर पहुंच गया। जो फाउंडर थे महापद्म नंद, वो इतने पावरफुल थे कि उन्हें उग्रसेन कहा जाता था, मतलब जिसके पास बहुत बड़ी सेना हो। कुछ लोग तो उन्हें परशुराम का दूसरा अवतार भी कहते थे। इससे आप उनकी मिलिट्री माइट का अंदाजा लगा सकते हैं। और हाँ, एक और इंटरेस्टिंग बात, इसी दौर में महान ग्रामेरियन पाणिनि भी थे। तो एक तरफ नंद वंश भारत में अपनी पावर के पीक पर था, लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि दुनिया के दूसरे कोने से एक वर्ल्ड कॉन्करर, एक विश्व विजेता उनकी सीमाओं की तरफ बढ़ रहा था। और ये भारत और वेस्ट के बीच पहली बड़ी टक्कर होने वाली थी। ये था अलेक्जेंडर का आक्रमण। उस वक्त मगध के सिंहासन पर कौन था? नंद वंश का आखिरी राजा धनानंद। और ठीक उसी के राज में 326 बीसी में मैसेडोनिया का शासक अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी सिकंदर भारत पर हमला करता है। वैसे अलेक्जेंडर का जो इंडियन कैंपेन था वो बहुत लंबा नहीं चला, सिर्फ 19 महीने। 326 बीसी में वो भारत में एंटर करता है, फेमस बैटल ऑफ हाइडास्पीज लड़ता है। फिर अगले ही साल 325 बीसी में वो वापस लौटना शुरू कर देता है, और उसके 2 साल बाद 323 बीसी में बेबीलोन में उसकी मौत हो जाती है। और फिर कहानी में आता है एक अनबिलीवेबल ट्विस्ट। जिस सेना ने, सोचिए, पूरी दुनिया जीत ली थी, उस सेना ने व्यास नदी के किनारे आकर आगे बढ़ने से मना कर दिया। उन्होंने लिटरली हथियार डाल दिए। सवाल यह है कि क्यों? एक तो वो सालों की लड़ाई से थक चुके थे,
और दूसरा, उन्होंने मगध की नंद सेना के बारे में डरावनी कहानियां सुन रखी थीं कि वो कितनी विशाल और पावरफुल है। और बस यहीं पर भारत में सिकंदर का दुनिया जीतने का सपना टूट गया। सिकंदर तो चला गया, लेकिन उसके जाने से नॉर्थ वेस्ट इंडिया में एक पावर वैक्यूम, मतलब एक तरह का खालीपन पैदा हो गया। और इसी खालीपन को भरने के लिए और मगध को उसकी सबसे बड़ी बुलंदी पर ले जाने के लिए एक नए वंश का उदय हुआ, मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य के फाउंडर चंद्रगुप्त मौर्य। इन्होंने 305 बीसी में अलेक्जेंडर के ही एक जनरल सेल्यूकस निकेटर को हराया। इस जीत के बाद एक ट्रीटी हुई जिसमें सेल्यूकस ने अपनी बेटी हेलेना की शादी चंद्रगुप्त से कर दी और दहेज में काबुल, कंधार, मकरान और हेरात जैसे बहुत बड़े इलाके दे दिए। इसी ट्रीटी के पार्ट के तौर पे सेल्यूकस ने मेगास्थनीज नाम के एक एम्बेसडर को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा। मेगास्थनीज ने एक किताब लिखी, इंडिका। ये किताब आज भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से हमें उस समय के पाटलिपुत्र के शानदार एडमिनिस्ट्रेशन और सोसाइटी के बारे में इतनी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलती है। चंद्रगुप्त की लाइफ जितनी एक्स्ट्रॉर्डिनरी थी, उनका अंत भी उतना ही था। अपनी जिंदगी के आखिरी सालों में उन्होंने वो किया जो कोई राजा करने की सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने अपना राजपाट सब छोड़ दिया, जैन धर्म अपना लिया और श्रवणबेलगोला चले गए। वहां उन्होंने संलेखना प्रैक्टिस की। ये एक पवित्र जैन प्रथा है जिसमें फास्ट अनटू डेथ यानी प्राण त्यागने तक उपवास किया जाता है। चलिए अब हम मगध साम्राज्य के आखिरी और शायद सबसे फेमस चैप्टर पर आते हैं। इसमें हम बात करेंगे इसके सबसे महान राजा अशोक की, और फिर देखेंगे कि इस महान साम्राज्य का पतन कैसे हुआ। अशोक के राज को हम दो हिस्सों में देख सकते हैं। पहले भेरी घोष मतलब वॉर पॉलिसी, युद्ध की नीति, और फिर धम्म घोष यानी पॉलिसी ऑफ पीस, शांति और धर्म की नीति। पर सवाल यह है कि इतना बड़ा चेंज आखिर आया क्यों? इस मैसिव चेंज के पीछे एक ही वजह थी, 261 बीसी में हुई कलिंग की लड़ाई। इस युद्ध में इतना खून खराबा हुआ, इतनी जानें गईं कि इसने अशोक को अंदर तक हिलाकर रख दिया। वो पूरी तरह बदल गए। इसी के बाद उन्होंने बुद्धिज्म को अपना लिया और लड़ाई का रास्ता छोड़कर शांति और नॉन वायलेंस का रास्ता चुना। अपना धर्म बदलने के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को फैलाने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उन्होंने श्रीलंका तक मिशनरीज भेजे। जो बौद्ध भिक्षु थे उनके रहने के लिए गुफाएं बनवाईं और सांची का ग्रेट स्तूपा जैसे मॉन्यूमेंट्स बनवाए जो आज भी उनकी लेगेसी की गवाही देते हैं। लेकिन अशोक के बाद क्या हुआ? मौर्य साम्राज्य वीक सक्सेसेस मतलब कमजोर उत्तराधिकारियों के हाथ में आ गया। कुणाल, संप्रति और उनके बाद जो भी राजा आए वो इस इतने बड़े एम्पायर को एक साथ नहीं रख पाए और ये धीरे धीरे बिखरना शुरू हो गया। और इस ग्रेट एम्पायर का अंत भी उतना ही ड्रामेटिक हुआ जितना इसका राइज था। जो आखिरी मौर्य राजा थे बृहद्रथ, उनकी हत्या कर दी गई। और किसने की? उन्हीं के अपने सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने, सबके सामने पब्लिकली। और बस मौर्य वंश के खंडरों पर शुंग वंश की नींव रखी गई। तो एक सेनापति की तलवार ने मौर्य साम्राज्य का तो अंत कर दिया, पर सवाल यह है कि उसकी लेगेसी का क्या हुआ? अशोक का धम्म, चाणक्य की राजनीति और एक यूनिफाइड इंडिया का आइडिया, क्या ये सब खत्म हो गया? नहीं, ये विरासत आज भी किसी न किसी रूप में हमारे साथ जिंदा है।